दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 तैयार करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, जो भी हमारे साथी अगर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 12th वाले बच्चे भी उनके लिए भी ये कॉमनली यूज़फुल है। तो ऑब्वियसली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने हिस्ट्री की पहले हम हिस्ट्री 6 to 12th की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इस तरह हम ज्योग्राफ़ी और बाकी के सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम देखिए पूरा एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी हमको समझाती है, हमें एक समझ विकसित करती है। तो हम एक एक पॉइंट हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप कहानी की तरह इसको सुनते जाइए, ये आप में एक अलग तरीके का एक समझ पैदा करेगी अगर हम पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर लेते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रशीदा नाम की एक लड़की है जो अखबार पढ़ रही है। तो अचानक से उसके अखबार की हेडिंग पे उसका निगाह गया, जिस पे लिखा था कि 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि 100 साल पहले कैसे लोग जान गए कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएं। देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको याद हो हम उससे पूछ सकते हैं। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे। हम जो शिकारी थे और पशुपालक थे, कृषक थे, और जो शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में के बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उनके उस समय जो उनके बच्चे थे वो कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे वहाँ पर। जस्ट ए सेकेंड। हम देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो अगर हम यहाँ पे मैप है, अगर मैप को देखें, ये है मैप। तो इसमें कहा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये देखिए, नर्मदा नदी आपका कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, ये नर्मदा नदी यहाँ पर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नर्मदा नदी जो है वो किस राज्य में पड़ता है, ये नर्मदा नदी किस राज्य में है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये पता करके बताना है। तो देखिए, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है। लाखों साल पहले भी लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। ये कुशल संग्राहक क्या करते थे कि जंगल से जो भी चीज़ें इकट्ठा करने वाली रहती थी वो अच्छे से, जैसे कि फल और जंगल के बहुत सारे ऐसे उत्पाद जिनको संग्रहित किया जा सकता था, जिनको इकट्ठा किया जा सकता था, ये लोग इकट्ठा करते थे और ये जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम इसी मैप में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाते हैं। तो देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किधर है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये है। तो ये आ रहा है पाकिस्तान में, देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो इस मतलब गेहूँ और जौ जैसे फसल का सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई, कहाँ पे खेती शुरू हुई, तो ये किरथर और सुलेमान के आसपास के एरिया में शुरू हुई। समझ में आ रही है बात। तो गेहूँ और जौ जैसे फसल किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले यहाँ पर उपजाना प्रारंभ किया गया था। तो इसके साथ साथ ये लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ये लोग गाँवों में रहते थे। अब हम देखते हैं
उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखिए उत्तर पूर्व में ये है आपका गारो की पहाड़ियाँ और मध्य में आपका है विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, अच्छा अब बताइए आप ज़रा सा कि आपको फिर से कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि गारो की और विंध्य की पहाड़ियाँ किस राज्य में आ रही हैं। ठीक है, किस राज्य में है गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ। ये भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ यहाँ पर सबसे पहले जो खेती की गई थी वो चावल की गई थी। तो समझ में आ गया कि देखिए किरथर में और सुलेमान में गेहूँ और जौ की सबसे पहले खेती की गई थी, और यहाँ विंध्य की पहाड़ियों और यहाँ गारो में जो है आपकी क्या की गई थी, चावल की सबसे पहले खेती की गई थी। ठीक है, तो बात करते हैं हाँ, तो सबसे पहले जो चावल की खेती है वो विंध्य के उत्तर में, यानी कौन सी जगह, ये विंध्य का उत्तर कहाँ हुआ, मतलब यहाँ पर इधर साइड में चावल की खेती सबसे पहले की गई थी। तो आपको बताना है कि विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं और गारो की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब पढ़ते हैं आगे। मानचित्र पर सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो ये देखिए, ये है हमारी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये हमारी सिंधु नदी कहाँ आ रही है इस समय, प्रेजेंटली सिंधु नदी कहाँ है और इसको आपको बताना है। और देखिए ये जो सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब हमारे देख रहे हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आ रही हैं, यहीं से बिगनिंग हो रही है इनकी। तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों को लेके बहुत हमेशा से तनाव रहा है, हमेशा से इन नदियों के जल के बंटवारा हेतु बहुत हमेशा से इशू रहा है, तो जो हम आगे की क्लासों में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई, सहायक नदियाँ किसे कहती हैं। जब सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, मतलब वो डायरेक्टली किसी महासागर में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो जाके एक बड़ी नदी में मिल जाएंगे और वो बड़ी नदी तब जाके महासागर में मिलती है। तो लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब ये जो नदियां हैं सिंधु नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन्हीं के किनारे जो है वो कुछ नगरों का आपका विकास हुआ। ओके, ठीक है। अब गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 250 साल पहले हुआ। यानी ये जो सिंधु नदी में शहरों का जो है, नगरों का जो विकास है, सिंधु नदी के पास बहुत पहले ही हो चुका था, मतलब 4700 साल पहले हुआ था। और इसके बहुत बाद यानी 2500 साल पहले हमारे गंगा और हमारे कोस्टल एरियाज़ में शहरों का विकास हुआ। गंगा नदी और इधर के एरिया में शहरों का विकास हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो देखिए ये गंगा नदी है हमारी, ये गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी क्या है, सोन नदी है। ठीक है, गंगा नदी और सोन नदी है। इसको भी आपको बताना है सोन नदी कहाँ पर है और गंगा नदी किन किन शहरों से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, इस समय वर्तमान में वो क्या है, बिहार कहला रहा है। तो गंगा माँ की जो गंगा नदी है, इसके जो आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में, तो दक्षिण कहाँ है, इधर साइड में, ये वाला जो एरिया है, इधर का एरिया, एक सेकेंड, इधर का एरिया जो है, तो इधर जो है ये मगध नाम से जाना था। इस समय ये बिहार है ऑब्वियसली, तो इस समय ये बिहार वाला एरिया है। ठीक है, इसके देखिए मगध क्या था, मगध के शासक जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो ये जो हमारा भारत है, एक उपमहाद्वीप है,
तो इसके एक मतलब इसके जम्मू कश्मीर से लेके आपके यहाँ तक कन्याकुमारी तक लोगों ने सदैव ही यात्रा की। ठीक है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बैरियर्स है, बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स है, नेचुरल बैरियर्स है, तो उनको पार करते हुए लोगों ने क्या किया, यात्रा किया है, बहुत पुराने समय से भी किया है। तो ये उस समय बहुत जोखिम भरा था, फिर भी वो यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने नहीं किया। ठीक है। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो अच्छा यात्राएं करते क्यों थे? कभी काम की तलाश में, कभी पता लगा कि एक जगह प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो वो दूसरे जगह पे माइग्रेट कर गए। इसके वजह से कभी कभी क्या होता था कि सेनाएं दूसरी जगह जाती थी वहाँ पे जीत हासिल करने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए। इसके अलावा व्यापारी क्या करते थे, जहाज़ों से अपनी मूल्यवान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। धर्मगुरु क्या करते थे, शिक्षा और सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे जाओ, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे, और कुछ लोग मनोरंजन के लिए या अपने उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। तो इन सभी यात्राओं को इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यात्रा करने से क्या हुआ कि एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों के विचारों से बिल्कुल परिचित हुए और उसका बहुत एक दूसरे से प्रभावित हुए। ओके, तो हमारा मानचित्र एक दक्षिण एशिया को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें आपका क्या क्या आ जा रहा है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को ये दर्शा रहा है। ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता एवं बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों एवं पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपप्राय महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए ये जो हमारा है, हमारा जो दक्षिण एशिया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कौन कौन से हमारे देश आ जा रहे हैं। तो भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, और हमारा बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को इस मानचित्र में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देखिए इनमें इन देशों को नेमिंग नहीं किया गया है, बट आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इन उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो आप देखें कि यहाँ पर कई जगह पहाड़ियाँ हैं और कई नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं आपका रेगिस्तान है। तो ये क्या बनाती हैं, एक नेचुरल बैरियर बनाती हैं, चूँकि इनकी सीमाओं को पार करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने चाहा पार करना, उन्होंने पर्वतों की ऊंचाई भी छू ली और समुद्र की गहराई भी पार कर ली। ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। ठीक है, यहाँ बाहर से भी लोग आए और यहीं पर आके क्या हो गए, बस गए। अच्छा, लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। तो लोगों के आने जाने से हमारी बहुत सारे जो कल्चरल हमारी कल्चर इनरिच हुई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से आई जो हमने अपने कल्चर में इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। बहुत समय से लोग बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि मूर्तियाँ बनाना और बहुत सारा मतलब म्यूज़िक। तो देखिए हमारा अगर इंडिया में देखें तो इंडियन म्यूज़िक बहुत सारे वेस्टर्न म्यूज़िक से और बहुत सारी चीज़ों से वो प्रभावित है। और यहाँ तक कि हमारा फूड देखते हैं, हम घर पे बहुत तरीके की फ़ूड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें नेपाली, अगर हम चाइनीज़ भी फूड बनाते हैं जो चाइना से इंस्पायर्ड है। हम मोमोज़ वगैरह बनाते हैं जो नेपाल से इंस्पायर्ड है, जो कि बेसिकली नेपाल का ओरिजिन है। तो बहुत सारा देखते हैं, इन आने जाने की वजह से बाहर के लोग आए तो उन्होंने अपना बहुत सारा कल्चर लेके आए। ठीक है, तो कल्चर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए और हमारा कल्चरल इनरिचमेंट हुआ, हमारा जो है संस्कृति समृद्ध हुआ।
अब बात करते हैं देश का नाम, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो अभी सिंधु नदी आपने देखा ना, जो पाकिस्तान एरिया में पड़ रही है, तो हमारा जो सिंधु नदी है उसको इंडस भी कहते हैं। तो इंडस से इंडिया शब्द आया है। अब बात करते हैं कि अगर आप एटलस रखे होंगे तो उसमें ईरान और यूनान, देखिए ये कि ईरान और यूनान कहाँ पर